नमस्कार। 26 जनवरी ये तारीख सुनते ही आंखों के सामने एक शानदार परेड आती है। देशभक्ति का गर्व महसूस होता है ना? लेकिन इस जश्न के पीछे एक बहुत गहरी कहानी छिपी हुई है। कभी सोचा है आखिर यही दिन क्यों? ये सिर्फ एक हॉलिडे नहीं है, ये दिन है एक मॉडर्न नेशन के जन्म का। तो चलिए हमारे रिपब्लिक, हमारे गणतंत्र के दिल को समझने के लिए इतिहास के इस सफर पर चलते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, 26 जनवरी ही क्यों? आज़ादी तो हमें 15 अगस्त को मिली थी, तो फिर इस तारीख में ऐसा क्या खास है? इसका जवाब किसी एक इवेंट में नहीं, बल्कि उस बहुत बड़े, उस हिस्टोरिकल काम में छिपा है जो एक नए देश के लिए किया गया, और वो था भारत का संविधान बना। तो आज की हमारी ये पूरी चर्चा इन 6 हिस्सों में बटी होगी। हम एक रिपब्लिक के सपने से शुरू करेंगे, फिर राष्ट्र के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, इसके आर्किटेक्ट से मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस जानेंगे, 26 जनवरी का वादा पूरा होते देखेंगे और आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन की लिविंग लेगेसी पर बात करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। कहते हैं ना, हर महान यात्रा एक सपने से शुरू होती है, और भारतीय गणतंत्र का सपना वो शुरू हुआ एक बहुत ही बोल्ड प्रॉमिस के साथ, पूर्ण स्वतंत्रता का वादा। इस सपने की जड़ें हैं इन दो बहुत ही पावरफुल शब्दों में, पूर्ण स्वराज, मतलब पूरी तरह से अपना राज। देखिए, बात है 19 दिसंबर 1929 की। लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि अब ब्रिटिश शासन से कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक मेजर शिफ्ट था, स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने हिस्ट्री का रुख ही बदल दिया। और यहीं से कहानी असली में इंटरेस्टिंग हो जाती है। पूर्ण स्वराज के ऐलान के बाद लोगों से कहा गया कि वो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाएं। ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ठीक 20 साल आगे, जब हमारा नया संविधान लागू करने का वक्त आया, तो हमारे लीडर्स ने जानबूझकर उसी तारीख को चुना, 26 जनवरी, उस पुराने वादे को सम्मान देने के लिए। तो जो दिन कभी एक प्रॉमिस का दिन था, वो अब फुलफिलमेंट का, यानी वादा पूरा होने का दिन बन गया। वो दिन जब भारत सच में एक सॉवरेन रिपब्लिक बना। अब देखिए, एक सपना तो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन वो हकीकत कैसे बनता है? यहीं से हम अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, एक नए राष्ट्र का ब्लूप्रिंट। और इसकी नींव रखी गई थी 1946 में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिटिश प्रपोजल के जरिए, जिसे कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये जो हाई लेवल मिशन ब्रिटिश सरकार ने भेजा था ना, इसके सामने काम बहुत बड़ा था। इसके एम्स बिल्कुल क्लियर और डिसाइसिव थे। पहला, पावर का पीसफुल ट्रांसफर हो। दूसरा, आज़ादी तो मिले लेकिन भारत की यूनिटी बनी रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक मशीनरी, एक सिस्टम तैयार करना, मतलब एक नए देश के लिए एक प्रॉपर रूल बुक बनाना। और हाँ, इसी यूनिटी को बनाए रखने के लिए मिशन ने शुरू में एक अलग पाकिस्तान की मांग को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से ये ठीक नहीं होगा, और उनका लक्ष्य एक यूनाइटेड इंडिया था। हालांकि हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री ने आगे चलकर एक अलग मोड़ लिया, पर यह बात उस समय की ओरिजिनल विजन को जरूर दिखाती है। अब देखिए, कोई भी ब्लूप्रिंट उतना ही अच्छा होता है जितने अच्छे उसे बनाने वाले होते हैं। तो अब बात करते हैं उन लोगों की, उन पुरुषों और महिलाओं की जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का ये इतना बड़ा काम सौंपा गया था, हमारे मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट्स। कैबिनेट मिशन प्लान ने जो प्रपोजल दिया था, उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शुरू में 389 मेंबर्स होने थे। अब जरा ये नंबर सोचिए, 389। ये नंबर ही दिखाता है कि काम कितना बड़ा था। एक इतने विशाल और डाइवर्स सब कॉन्टिनेंट की आवाज़ों और उम्मीदों को रिप्रेजेंट करना था। तो ये 389 सीट्स जो थीं, इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया था। 296 सीट्स थीं ब्रिटिश इंडिया के लिए, जिनके मेंबर्स को प्रोविंशियल असेंबलीज द्वारा चुना जाना था, और बाकी की 93 सीट्स थीं प्रिंसली स्टेट्स के लिए, जहां के राजा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नॉमिनेट करने वाले थे। तो ये एक तरह से इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स का एक मिक्स था। अब इतने बड़े काम को मैनेज करने के लिए इसे अलग अलग कमिटीज में बांटा गया। हर कमिटी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए जिम्मेदार थी, और जैसा कि हम देख सकते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े बड़े दिग्गज इन कमिटीज को लीड कर रहे थे। लेकिन शायद इन सब में सबसे क्रूशल थी ड्राफ्टिंग कमिटी, और इसके चेयरमैन थे और ब्रिलियंट जूरिस्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो हम आर्किटेक्ट से मिल चुके हैं, अब देखते हैं कि उन्होंने राष्ट्र की आत्मा को घड़ा कैसे। इस सेक्शन में हम एक्चुअल प्रोसेस में जाएंगे, वो सारी डिबेट्स, वो डिस्कशंस और वो मेटिकुलस क्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने में लगा।
ये कोई जल्दबाजी में किया गया काम बिल्कुल नहीं था। पता है कितना समय लगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार करने में 11 सेशंस लगे और कुल मिलाकर 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। ये टाइम पीरियड अपने आप में एक सबूत है कि कितना इनक्रेडिबल एफर्ट, कितनी अटेंशन टू डिटेल और कितनी डीप कमिटमेंट इस काम में लगी थी। और इस पूरे प्रोसेस के सेंटर में एक शख्सियत थी जिनका रोल सबसे ज्यादा अहम था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर के विजन के सेंटर में एक कॉन्सेप्ट था जिसे वो कहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लॉ बुक नहीं थी, ये उससे कहीं बढ़कर थी। ये एक मॉरल कंपस था। उनका मानना था कि सिर्फ रूल्स को फॉलो कर लेना काफी नहीं है। असली गवर्नेंस का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को जीना, मतलब हर फैसले में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के कोर वैल्यूज को बनाए रखना। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उनका रोल मल्टीफैसेटेड और बहुत डिसाइसिव था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट तैयार किया, फाइनल ड्राफ्ट को डिबेट के लिए असेंबली के सामने पेश किया। उन्होंने क्लॉज बाय क्लॉज यानी हर एक बिंदु पर डिस्कशंस को गाइड किया, और उन्होंने इस बात के लिए अथक संघर्ष किया कि सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स इस डॉक्यूमेंट के फैब्रिक में, इसके रेशे रेशे में बुने जाएं। और इसी के साथ हम वापस आते हैं उस प्रॉमिस पर जिसकी बात हमने शुरू में की थी। अब देखते हैं कि वो वादा पूरा कैसे हुआ। 26 जनवरी को। आइए इस टाइमलाइन पर इन 3 इंपॉर्टेंट डेट्स को जरा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले 26 नवंबर 1949। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, यानी अपनाया गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को 2 बड़े काम हुए। हमारा नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया। और फिर आखिर में 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से एनफोर्स हुआ, यानी लागू किया गया। ये जो अडॉप्ट करने और एनफोर्स होने के बीच का फर्क है ना, ये एग्जाम्स के लिए याद रखने वाला एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। उस हिस्टोरिकल दिन 26 नवंबर 1949 को 284 मेंबर्स मौजूद थे जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट पर अपने साइन किए। सोचिए, कलम का हर एक स्ट्रोक एक कंसेंसस का प्रतीक था, एक प्रॉमिस था और एक नए देश के लिए शेयर्ड विजन का सबूत था। तो चलिए अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की लिविंग लेगेसी और एक रिपब्लिक होने का असली मतलब क्या है। तो ये जो शब्द है गणराज्य या रिपब्लिक, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि हमारे देश का जो हेड ऑफ स्टेट है, यानी हमारे राष्ट्रपति, वो इलेक्टेड होते हैं, हेरिडेटरी नहीं, मतलब कोई राजा या रानी नहीं है। जो अल्टीमेट पावर है वो देश के लोगों के पास है। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के पावरफुल ओपनिंग वर्ड्स कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, भारत का संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। हाँ, इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जैसे पुराने कानूनों से इंस्पिरेशन जरूर ली, लेकिन इसकी अपनी एक यूनिक सोल है, एक ऐसी आत्मा जो सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर बनी है। और यही आत्मा आज भी हमारे देश को गाइड करती है। और ये सब हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर लाके छोड़ता है, आज के समय में इस रिपब्लिक का सिटीजन होने का आखिर मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने अधिकारों पर, अपनी ड्यूटीज पर और उस लेगेसी को संभालने की हमारी जिम्मेदारी पर सोचने के लिए मजबूर करता है जो हमारे नेशन बिल्डर्स हमें सौंप कर गए हैं।